अध्याय 12 परमाणु। इसमें 2 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रयोग में प्रकीर्णन प्रक्रम में स्वर्ण नाभिक स्थिर क्यों रहता है। तो सीधी बात है कि जो स्वर्ण नाभिक होता है बहुत भारी होता है और जो हीलियम नाभिक होता है बहुत हल्का होता है उसकी तुलना में। तो यही है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो कोई चींटी आकर के मेरे ऊपर टकरा जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चींटी की तुलना में मैं कैसा हूँ, भारी हूँ। इसी तरह से यहाँ पर जो स्वर्ण नाभिक होता है वो लगभग 50 गुना भारी होता है अल्फा कण की तुलना में, इसलिए वो स्थिर बना रहता है टकराने के बाद भी। अगला प्रश्न है, गाइगर मार्सडन प्रयोग में अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए बाहर क्यों निकल जाते हैं। क्योंकि परमाणु के अंदर का अधिकतम भाग खाली रहता है, खोखला रहता है। जैसे ये परमाणु बना है और यहाँ पर ये बीच में नाभिक होता है, तो जो अल्फा कण यहाँ से जाएगा वो सीधा सीधा चला जाएगा बिना विक्षेपित हुए। तो यही है कि अधिकतर उसका भाग जो होता है वो कैसा होता है, परमाणु का खाली होता है, इसलिए वह बिना विचलित हुए बाहर निकल जाता है। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं से n बराबर 2 मतलब दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो इससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम बामर श्रेणी कहते हैं। यह दृश्य क्षेत्र के तुल्य होता है। अब इसका यदि हम सूत्र लिखना चाहते हैं रिडबर्ग फार्मूला से, तो 1/λ = r और 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी कक्षा में आएंगे, -1/ni ये का स्क्वायर है। तो यहाँ ni का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, पांचवी कक्षा से, छठवीं कक्षा से इसमें संक्रमण करता है तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है, और इनके स्पेक्ट्रम को ही हम क्या कहते हैं कि ये बामर श्रेणी का स्पेक्ट्रम होता है। तो बामर श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा वाला प्रश्न है यहाँ। तो चौथा प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ये प्रश्न पढ़ के देख लेते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की परास कहाँ से कहाँ तक है तथा यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की परास 91 नैनोमीटर से लेकर के 122 नैनोमीटर तक होती है। तो जो तरंग दैर्ध्य होती है, कम से कम तरंग दैर्ध्य 91 नैनोमीटर होती है और अधिकतम तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 122 नैनोमीटर तक होती है। और ये किस क्षेत्र में आता है, परावैगनी क्षेत्र में आता है। इसके बाद इसका पांचवा प्रश्न हम देख लेते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और बोर परमाणु मॉडल में अंतर क्या है। तो यहाँ पर यही है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कक्षा कैसी थी, अस्थायी थी और इनका सतत स्पेक्ट्रम होता था, जबकि बोर परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कक्षा स्थायी होती है और इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो दोनों का कथन यही है था कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसका जो विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेंगी जिससे उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और वह सर्पिलाकार मार्ग में गति करते हुए नाभिक में गिर जाएगा। तो इस तरह से उससे सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, कक्षा अस्थायी हो गई। लेकिन जब वास्तव में बोर मॉडल जब आया तो उस कक्षा को बताया कि ये कैसी होती है, स्थायी होती है और इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय होता है। छठवां, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्र अत्यंत पतला 10⁻⁻7 मीटर की कोटि का क्यों रखा जाता है। मोटा स्वर्ण पत्र भी रख सकते थे, पतला स्वर्ण पत्र ही क्यों रखा गया है, ताकि अल्फा कण कई बार प्रकीर्णित न हो सके, इसलिए यहाँ पर स्वर्ण पत्र को पतला रखा गया है ताकि वो लगभग परमाणु के आकार का हो जाए। तो इस तरह से इसको पतला रखा गया है ताकि अल्फा कण बार बार प्रकीर्णित न हो, सभी परमाणुओं से, सभी नाभिक से वो प्रकीर्णन उसमें न हो, इस तरह से हम उसको करते हैं। इसके बाद इसका सातवां प्रश्न देख सकते हैं, गाइगर मार्सडन प्रयोग में जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाने की क्या आवश्यकता थी। जिंक सल्फाइड का पर्दा क्यों लगाया गया था। तो अल्फा कण जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराकर चमकीला स्पॉट
उत्पन्न करता है। तो जब चमकीला स्पॉट उत्पन्न करेगा, धब्बा बनाएगा, तो हमको उसको देखने में, गिनने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हम जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाते हैं। इसके बाद 8वां नंबर है, रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। तो नाभिक का द्रव्यमान बहुत छोटे आयतन में संकेंद्रित होता है, जिससे आपतित अल्फा कणों का छोटा सा ही भाग वापस लौटता है। तो नाभिक का आकार छोटा है, इसका अंदाज हमको कैसे लगा, क्योंकि अल्फा कण, जब बहुत सारे अल्फा कणों का हम देखते हैं, उसमें बमबारी कराते हैं, तो बहुत कम अल्फा कण ही वहाँ से वापस आते हैं। और क्यों वापस आते हैं, क्यों नाभिक में धनावेश होता है, अल्फा कण में भी धनावेश होता है, तो ये एक पीछे की ओर प्रकीर्णित हो जाता है। तो बहुत कम मात्रा में अल्फा कण का प्रकीर्णन होता है, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नाभिक का आकार होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, बोर का क्वांटीकरण से क्या आशय है, अथवा बोर के परमाणु मॉडल के क्वांटीकृत प्रतिबंध को लिखना है। तो जो हमारा कोणीय संवेग वाला प्रतिबंध था, उसी प्रतिबंध को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। जहां h प्लांक नियतांक है, तो सूत्र होता है L बराबर NH/2π। तो L का मतलब हो गया कोणीय संवेग, और यहाँ n का मतलब हो गया क्वांटीकरण संख्या या कक्षा की संख्या h/2π। तो यही है कि कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इसे हम क्वांटीकृत प्रतिबंध भी कहते हैं, कोणीय संवेग का प्रतिबंध भी कहते हैं। अब 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल से क्या आशय है। तो देखिए प्लम पुडिंग मॉडल क्या है। तो इस मॉडल के अनुसार क्या था कि यहाँ पर जो परमाणु होता है वो तो गोलाकार होता है, और इसमें धनावेश पूरे जगह पर क्या होते हैं, फैले होते हैं। तो इस तरह से प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है कि परमाणु धनावेश का गोली मेघ है। तो गोलाकार यहाँ पर ये बादलों जैसे रहता है, ये छाया रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज में बीज की तरह अंतः स्थापित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज में बीज की तरह अंदर इसी तरह से क्या होते हैं, घुसे होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परमाणु होता है गोलाकार होता है, धनावेश पूरे भाग में फैले होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तरबूज में बीज की तरह इसमें भी क्या होता है, धंसा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां व सीमाएं लिखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं 11वां प्रश्न। तो इसकी कमियां और सीमाएं क्या हैं उसको समझते हैं। तो इसके अनुसार परमाणु अस्थिर है, क्योंकि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए त्वरित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्रमशः घटती जाएगी, वह सर्पिलाकार मार्ग में गति करते हुए नाभिक में गिर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम संरचना जानते हैं, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जब चक्कर लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करेंगे, ये बाहर विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकालेंगे। जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकालेंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। अब जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटेगी तो उसका जो ये मार्ग है ये धीरे धीरे कम होगा, और ये नाभिक के अंदर जाकर के गिर जाएगा सर्पिलाकार मार्ग में गति करते हुए। तो यही इसकी कमी हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, जिससे उसकी ऊर्जा घटती जाती है और वह सर्पिलाकार मार्ग में गति करते हुए नाभिक में गिर जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन की कक्षा स्थायी नहीं होती है। तो ये अस्थिर कक्षा को बताता है। दूसरा ये है कि सर्पिलाकार गति करते समय उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। लेकिन जब हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो यह स्पेक्ट्रम हमको सतत प्राप्त नहीं होता है। इससे पता चलता है कि ये इसमें दो कमियां हो गई। एक कमी यही हो गई कि कक्षा अस्थायी होती है, और दूसरी कमी ये हो गई कि इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, सतत। लेकिन वास्तव में जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमको कैसा मिलता है, रेखीय मिलता है। इसके बाद यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं, अल्फा कण के प्रक्षेप का पथ क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अल्फा कण के प्रक्षेप का पथ। तो स्वर्ण पत्र के नाभिक के समीप से अल्फा कण प्रकीर्णन के पश्चात जिस मार्ग से जाता है उसे अल्फा कण का प्रक्षेप कहते हैं। जैसे मान के चलते हैं ये स्वर्ण पत्र हो गया। अब स्वर्ण पत्र में यहाँ पर अल्फा कण जा रहा है, लेकिन ये प्रकीर्णित हो गया। प्रकीर्णित होने के बाद इस मार्ग से गया, तो प्रकीर्णन के बाद जिस मार्ग से जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ कहते हैं। तो अल्फा कण स्वर्ण पत्र नाभिक के पास से
प्रकीर्णित होने के बाद जिस मार्ग से जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ कहते हैं। वैसे प्रक्षेप का जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। फिर इसका 13वां प्रश्न देख लेते हैं, परमाणुवी या रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या आशय है। तो परमाणु अवस्था के गैस में अल्प दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित करते, इन्हें रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह गैसों की पहचान में फिंगरप्रिंट की तरह कार्य करता है। तो सबसे पहले यही है कि जो गैस हो वो परमाणु अवस्था में हो, दूसरा उसका दाब कैसा हो, कम हो, और तीसरा उसमें धारा प्रवाहित करते हो। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, परमाणु अवस्था में गैस होना चाहिए, दूसरा उसका दाब कम होना चाहिए, तीसरा हम विद्युत धारा प्रवाहित करें। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कुछ तरंगदैर्घ्य निकलती हैं, और उन तरंगदैर्घ्य के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि कौन सी गैस है, हम इससे गैसों की पहचान कर सकते हैं। तो ये गैसों के फिंगरप्रिंट का काम करता है रेखीय स्पेक्ट्रम। फिर ये 14वां प्रश्न देख लेते हैं, बोर के परमाणु मॉडल की आवृत्ति का प्रतिबंध समझ लीजिए, ये ऊर्जा का प्रतिबंध समझ लीजिए, या तृतीय प्रतिबंध समझ लीजिए। ये 2-3 नाम इसके हो गए हैं, तो आपको ये समझना है कि इसका ये प्रतिबंध होता क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अविकिरणी कक्षा से निम्न ऊर्जा में संक्रमण करता है तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है, जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। अब ये सूत्र लिखा है तो इसको सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है। अब यहाँ ये है फोटॉन, तो ये फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। आई का मतलब इनिशियल प्रारंभिक अवस्था, एफ का मतलब फाइनल माने अंतिम अवस्था, और माइनस का मतलब अंतर हो गया। तो ये इधर जो लिखा है ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, और जो इधर लिखा है ये फोटॉन की ऊर्जा है। तो फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा और अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। तो इस तरह से यहाँ पर बोर का ये जो प्रतिबंध है इसको आवृत्ति का प्रतिबंध भी कहते हैं, ऊर्जा का प्रतिबंध भी कहते हैं, और इसको तृतीय प्रतिबंध भी कहते हैं। इसके बाद 15वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। तो 15वां नंबर का प्रश्न है, संघट्ट प्राचल किसे कहते हैं, इसका महत्व हमको बताना है। तो यहाँ पर अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश और नाभिक के केंद्र के बीच की लंबवत दूरी को संघट्ट प्राचल कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये नाभिक का केंद्र हो गया और ये केंद्र है, और अल्फा कण ये इधर से जा रहा है। तो यहाँ नाभिक का केंद्र और अल्फा कण के बीच की दूरी ये जो बना, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये संघट्ट प्राचल हो गया। तो सीधा सीधा ये अल्फा कण का वेग सदिश हुआ जिस रास्ते से ये जा रहा है। तो ये नाभिक के केंद्र और अल्फा कण के वेग सदिश के बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, संघट्ट प्राचल कहते हैं। अब संघट्ट प्राचल का महत्व क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जितना अधिक संघट्ट प्राचल होगा उसका विचलन उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका महत्व देख लेते हैं। संघट्ट प्राचल के न्यूनतम मान पर अल्फा कण पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त होता है। मतलब यदि अल्फा कण जो है जाएगा, तो यदि संघट्ट प्राचल का मान कम रहेगा तो वह 180 के कोण पर पीछे की ओर चला जाता है, और यदि मान अधिकतम रहता है तो अविचलित रहता है। इस तरह से हमको ये पता चलता है कि कौन सा कण विचलित होगा, कौन सा कण विचलित नहीं होगा। यदि संघट्ट प्राचल का मान बहुत ही कम है, शून्य है, तब वह 180 के कोण पर विचलित हो जाएगा, और यदि बहुत ज़्यादा है तो विचलित ही ना होगा। इस तरह से हमको अल्फा कण के विचलन का या प्रकीर्णन का पता चल जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये अगला प्रश्न है, बोर मॉडल की सीमाएं लिखिए। तो यह हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन और धनावेश के बीच विद्युत बल शामिल किया गया है, जबकि हाइड्रोजन से बड़े परमाणुओं में विद्युत बल इलेक्ट्रॉन के बीच भी लगेगा। तो सीधा सीधा इतना ही समझ लेते हैं कि यह हाइड्रोजन जैसे छोटे परमाणुओं के लिए सत्य है, बड़े परमाणुओं के लिए सत्य नहीं है। दूसरा इसमें कमी ये है कि यह हाइड्रोजन सम परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्तियों की व्याख्या करता है,
लेकिन जो बड़े परमाणु होते हैं उनसे आपेक्षिक तीव्रताओं की आवृत्तियों की व्याख्या नहीं करता है। तो इससे हमको उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति का पता चलता है, लेकिन उसकी तीव्रता कितनी होगी इसका पता नहीं चलता है। तो इसमें दो कमियां हो गई। यदि छोटे में कहूँ तो इतना कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जैसे छोटे परमाणुओं के लिए क्या होता है, सत्य होता है, बड़े परमाणुओं के लिए सत्य नहीं होता है। दूसरा यही है कि यह उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, लेकिन उसकी तीव्रता की व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊर्जा का मान दिया है ये दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निम्नतम अवस्था की ऊर्जा हो गई। अब इसमें पूछता है जो गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा जो होती है कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये माइनस की जगह पर माइनस आ गया, ई की जगह पर ई का मान आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से हमसे स्थितिज ऊर्जा भी पूछता है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है कुल ऊर्जा के 2 गुने के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए, ई का मान -13.6 है ये लिख दिए, इसका गुणा करेंगे तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्या हो जाएगी